हेलो ऑल। जेपीएससी जीडब्ल्यू एसएसबी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था 100 to 125 क्वेश्चन तक। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 126 to 150 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। Question number 126. Given are 4 bamboos column with identical material and geometrical properties but different end conditions. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड कंडीशन से एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखा जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एस 800 2007 के टेबल नंबर 11 में जो वैल्यू गिवन है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि टेबल 11 में क्या क्या वैल्यू है, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। क्योंकि बकलिंग लोड डायरेक्टली कैसे रिलेटेड होता है, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ए स्क्वायर, इट इज द बकलिंग लोड एंड दिस एल इज द इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ किस पर डिपेंडेंट है, सपोर्ट कंडीशन पे। तो सपोर्ट कंडीशन की वैल्यू हमें कोड से मिलेगी, तो सपोर्ट कंडीशन से हमें इफेक्टिव लेंथ मिलेगा और इस फार्मूले को यूज करके हम बकलिंग लोड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एस 800 के टेबल नंबर 11 को, वहां पे किस एंड कंडीशन के आधार पे क्या दिया हुआ है इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। तो ये है एस 800 टेबल 11। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये आपको समझना जरूरी है कि दोनों एंड के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। एट वन एंड ट्रांसलेशन मीन्स मूवमेंट, रोटेशन मीन्स थीटा की वैल्यू, डेल्टा एंड थीटा। सिमिलरली सेकेंड एंड पे क्या कंडीशन है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सिंपली याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, एक एंड फिक्स अदर एंड फ्री। तो क्या याद रखना है आपको, 2L के बराबर होता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द अनरिस्ट्रेंट लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या याद रखना, अगर दोनों तरफ हिंज है, दोनों एंड पे हिंज है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंट है और रोटेशन फ्री है, इसको बोलते हैं हिंज। तो हिंज सपोर्ट है अगर दोनों तरफ तो 1.0L, दैट मीन्स 1L हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ दोनों बराबर होते हैं। एक तरफ अगर फिक्स है, दूसरी तरफ अगर रोलर है, तो 1.2 टाइम्स ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ। एक तरफ अगर फिक्स है, दूसरी तरफ अगर हिंज है, तो 0.8L। एंड लास्टली अगर दोनों तरफ फिक्स है तो 0.65L। ये आपको चार वैल्यू जरूर याद रखनी। देखिए इसमें से 2L तो इजीली याद हो जाता है, 1L भी इजीली याद हो जाता है, कंफ्यूजन सिर्फ इस तीन में रहता है। दोनों तरफ फिक्स है तो 0.65L, फिक्स हिंज है तो 0.8L और फिक्स और रोलर है तो 1.2L। इसी के आधार पर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू मिलती है हमें, और इफेक्टिव लेंथ से हम क्या निकालते हैं, फाइनली हम कंक्लूड करते हैं बकलिंग लोड। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि ये इसके लिए है 2L के बराबर, दोनों तरफ फिक्स है तो इसके लिए 0.65L, दोनों तरफ हिंज है तो 1L, एक तरफ फिक्स है दूसरी तरफ हिंज है तो 0.8L। ये हो गया इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। अब देख सकते हैं आप इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बकलिंग। तो जिसकी ज़्यादा इफेक्टिव लेंथ होगी उसकी बकलिंग ग्रोथ नहीं कम होगी, क्योंकि एल ई विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ सी आर, अभी हमने फॉर्मूले में देखा था। तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और जिसकी सबसे लिस्ट लोड है, दैट मीन्स बी वाले की, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे लिस्ट स्ट्रेंथ का ए है, ए। सेकेंड नंबर पे 1 तो सी, थर्ड नंबर पे 0.8 तो डी, एंड लास्ट में 0.65 तो बी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बकलिंग लोड। नेक्स्ट है, एन एंगल थीटा इन ए फिजिकल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन अ मोर सर्कल एज। मोर सर्कल क्या होता है, कभी भी किसी पॉइंट पे अगर हमें स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड करनी है तो उसके लिए हम मोर सर्कल को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा किसी भी एक थीटा एंगल प्लेन पे, अगर कोई यूनिएक्सियल स्ट्रेस या बाइक्सियल स्ट्रेस या यूनिएक्सियल या बाइक्सियल विद शियर स्ट्रेस अगर एक्ट कर रहा है, तो किसी भी एंगल थीटा पे जो प्लेन बनेगा उस पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम मोर सर्कल का यूज करते हैं। तो ये
2 थीटा के बराबर होता है डायरेक्टली। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मोर सर्कल का फॉर्मेशन है। कोई भी प्लेन, ये मान लेते हैं हमारा, ये क्या है, सिंपल प्लेन है जिस पे लोड एक्ट कर रहा है, सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में और सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन, दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स है और इस पे शियर स्ट्रेस भी लग रहा है टाउ एक्स वाई। ठीक है, शियर स्ट्रेस हमेशा प्लेन पे लगता है जिस प्लेन के डायरेक्शन में। अब ये हो गया ये लोड एक्टिंग, ये हो गया लोड जिस तरह से एक्ट कर रहा है उसका डायग्राम। अब हमें किसी भी प्लेन थीटा पे, जैसे कि ये इसके साइड में प्लेन दिखाया गया, अगर इसको हम प्लेन थीटा एंगल पे कोई प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, उस पर हमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है और शियर स्ट्रेस की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग मोर सर्कल। तो जिस एंगल पे हम इस प्लेन को टिल्ट करते हैं उसका जस्ट डबल होता है यहाँ पे थीटा की वैल्यू, किसमें, मोर सर्कल में। तो ए और बी देखिए, ए और बी क्या है इसमें, ये ए और बी यहाँ पे है जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर, वो हो गया हमारा ए और बी पॉइंट। और जो हमें फाइंड करना है वो है सी एंड डी। तो इसकी वैल्यू इस सर्कल पे ही मूव करेगी और इसका एंगल कितना होगा, जितना एंगल हमारे प्लेन हमने इंक्लाइन किया है उसका डबल एंगल। अगर प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री पे यहाँ पे चेंज करनी है, 90 डिग्री पे हमें ये वैल्यू चेंज करनी है, दैट मीन्स इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसीलिए हमने देखा है कि जब हम 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम शियर कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम शियर की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, दैट्स वाई। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एंगल हो गया 2 थीटा। नेक्स्ट है, अ डिस्क इज हैंगिंग फ्रॉम थिन रॉड, ये डिस्क दिया हुआ है जो कि इस रॉड से अटैच्ड है। अब कह रहा है कि द ट्विस्ट ऑफ द डिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाई, इस डिस्क का ट्विस्ट, तो ट्विस्ट के लिए क्या करना है, हमें टॉर्सन फॉर्मूला देखना है, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। जी थीटा बाई ये होता है टॉर्सन फॉर्मूला। इसमें क्या पूछा है, थीटा के रेस्पेक्ट में कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम थीटा को यहाँ पे ले तो थीटा विल बिकम जी आर बाई एल। ठीक है, अब देखते हैं हम, इंक्रीजिंग द लेंथ, डिक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एंड इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो इंक्रीज अगर करेंगे रेडियस, ये इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। डिक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग द लेंथ, इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कॉज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्विस्ट एंगल को डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज किस वजह से होगा, तो इंक्रीज अगर करें हम लेंथ की, किसकी, रॉड की, तो ये दोनों किसके लिए है, रॉड के लिए। तो ये दोनों वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये रॉड के लिए गिवन है, और पूछ किसके लिए रहा है, डिस्क के लिए। तो ये दोनों, रॉड का हम कुछ भी करेंगे, रॉड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिस्क के, डिस्क से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, रेडियस, तो रेडियस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ट्विस्ट एंगल इंक्रीज होगा रिड्यूस होने की वजह। तो डिस्क की अगर हमें ट्विस्ट एंगल को घटाना है तो जी की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे या फिर एल की वैल्यू को घटाएंगे, तब जाके थीटा की वैल्यू रिड्यूस होगी। ठीक है, तो डिस्क का हमें ही सिर्फ कंसीडर करना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि रॉड से हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इलास्टिक फेलियर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और किसके, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलास्टिक थ्योरी। फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज स्पेसिफाइड बाय यील्डिंग। यील्डिंग और फ्रैक्चर क्या होता है, यील्ड मीन्स डिफॉर्मेशन के द्वारा फेल हो रहा है, अगर कोई मटेरियल है उस पर हम अगर काफ़ी फोर्स लगा रहे हैं तो फेल होने से पहले वो काफ़ी डिफॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं यील्डिंग। और फ्रैक्चर मीन्स, यील्डिंग मीन्स ये एफ वाई और फ्रैक्चर मीन्स एफ यू। तो जब भी हम इसका डिजाइन करेंगे तो इसके लिए एफ वाई गवर्न करेगा और फ्रैक्चर के लिए एफ यू गवर्न करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ। तो फ्रैक्चर मीन्स कि ये ऐसे क्रैक हो जाएगा, और यील्डिंग मीन्स कप एंड कोन फॉर्मेशन, काफ़ी स्ट्रेंथ, इसका लेंथ काफ़ी पहले इंक्रीज होगा उसके बाद जाके फ्रैक्चर होगा। तो ये फेलियर किस में होता है, कप एंड कोन फेलियर जनरली डक्टाइल में, और 90 डिग्री फेलियर किस में होता है, ब्रिटल मटेरियल में, क्योंकि इसके लिए टेंशन क्रिटिकल है, इसके लिए शियर क्रिटिकल है। तो क्या पूछा है इसमें, फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज स्पेसिफाइड बाय यील्डिंग। ठीक है, ये सही बोल रहा है, यील्डिंग के द्वारा होता है क्योंकि इसमें शियर फेलियर होता है। फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज स्पेसिफाइड बाय यील्डिंग, नहीं, किसके द्वारा, फ्रैक्चर के द्वारा।
तो ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर से फेल होता है। फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज स्पेसिफाइड थ्रू फ्रैक्चर, नहीं, यील्डिंग के द्वारा फेल होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत है। फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज स्पेसिफाइड बाय स्लिपिंग, नहीं, स्लिपेज इसमें कोई, यहाँ पे स्लिपिंग का कोई रोल ही नहीं है, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलते हैं। फॉर अ क्यूब इन 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड विद अ प्लेन ऑफ रेफरेंसिंग बिंग एक्स वाई, कह रहा है कोई क्यूब है जिसका प्लेन ऑफ रेफरेंस एक्स वाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द प्रॉब्लम ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। देखिए प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी ऐसा हो कि दो फेस क्यूब एलिमेंट का फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस स्ट्रेन, when two faces of a cubic element is free from any stress, then it is called plane stress problem. When two faces of a cubical element is free from strain, then it is called plane strain problem. तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो दो प्लेन स्ट्रेन होगा, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई, और एक शियर स्ट्रेन होगा एक्स वाई। ये नॉट जीरो होंगे, मतलब ये होगा, और जीरो कौन कौन सा होगा? एप्सिलॉन जेड, गामा एक्स जेड और गामा वाई जेड, ये सभी जीरो होंगे, जो कि टू प्लेन पे एक्ट करेंगे, वाई जेड पे और एक्स जेड पे, तो ये दोनों जीरो होंगे और ये नॉन जीरो होगा। तो क्या पूछा है इसमें? शियर स्ट्रेस इन एक्स जेड एंड वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई जेड पे जीरो होगा, ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन सही है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्पेस स्ट्रक्चर के लिए पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि प्लेन के लिए क्या होता है, मतलब 2D के लिए क्या होता है, 3 इक्वेशन होते हैं, और स्पेस के लिए 6 इक्वेशन होते हैं। 3 इक्वेशन कौन कौन से? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम एक्स इज इक्वल टू 0, ये 3 होता है प्लेन के लिए। और अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो 3 फोर्स हो जाएगा, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड, सिमिलरली एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड। तो ये 6 इक्वेशन हो जाएगा जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास अवेलेबल होगा स्पेस कंडीशन में, तो इसके लिए आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू एन इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ। तो वर्चुअल वर्क क्या होता है? ये वर्चुअल वर्क में हम क्या करते हैं, लोड इस पॉइंट पे लगाते हैं, डिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट पे मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क। तो इसमें हम दोनों ही फोर्स को कंसीडर करते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल फोर्स जो ये एक्ट कर रहा है और इंटरनल स्ट्रेस जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो इसको डिफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, इसी का एक्सटेंशन है कास्टिग्लियानो थ्योरम या फिर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, इसी का एक्सटेंशन डेवलपमेंट। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल। देखिए कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम इज वेरी यूजफुल, और कास्टिग्लियानो थ्योरम किस में आता है? फोर्स मेथड में। कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहता है फर्स्ट थ्योरम, पहले वो देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन विल गिव यू द टोटल लोड, ये है फर्स्ट थ्योरम। और सेकंड थ्योरम क्या कहता है? इसका जस्ट अपोजिट, partial differentiation of total strain energy with respect to load will give you the deflection. So this is the first theorem and this is second theorem. कह रहा है कि theorem is applicable only when principle of superposition is valid, और ये कब applicable है ये दोनों थ्योरम? जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? इसका अजम्पशन है, कास्टिग्लियानो थ्योरम का अजम्पशन में आता है कि व्हेन सुपरपोजिशन इज वैलिड। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है उसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि कोई एक बीम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उस पर बहुत सारे इंडिविजुअल लोड लग रहे हैं, तो टोटल डिफ्लेक्शन जो इसका होगा या टोटल इफेक्ट जो होगा इसका, उस सभी का अगर हम एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो हम इंडिविजुअली इसका इफेक्ट कंसिडर करेंगे, इसका कंसिडर करेंगे और इसका कंसिडर करेंगे, और लास्टली तीनों को ऐड कर देंगे। तो इंडिविजुअल कैलकुलेट करके अगर हम सम कर देंगे तो ये भी टोटल के बराबर ही होगा, कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? ये चीज ये तब होगा जब बॉडी हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज ओबेइंग हुक्स लॉ, दैट मीन्स लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ओबेज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब वैलिड होगा? जब डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल। ऐसा नहीं है कि कोई बीम है, अगर हमने लोड लगाया, डिफॉर्मेशन इसका इतना ज्यादा हो रहा है, उस केस में एप्लीकेबल होगा, नहीं। डिफॉर्मेशन अगर बहुत ही
माइनर है उस केस में ही एप्लीकेबल होगा। तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है मैंने बता दिया, इंडिविजुअल लोड का इफेक्ट कंबाइंड के बराबर होता है। दूसरा, ये दो कंडीशन में एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब लोड डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और डिफ्लेक्शन की वैल्यू बहुत ही माइन्यूट होगी, बहुत ही लेस अमाउंट में होगी, तब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। कास्टिक लाइन थ्योरम स्टैटिकली डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। व्हेन ओनली व्हेन सिस्टम इज बिहेव इलास्टिकली, नहीं इलास्टिकली और प्लास्टिकली कैसे भी बिहेव करे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होना चाहिए। If the moment distribution method sum of the distribution factor of all the members meeting at a joint, देखिए ये तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये कोई जॉइंट है जहाँ पे तीन मेंबर अगर जॉइंट हो रहे हैं, एक में फिक्स सपोर्ट है, एक में हिंज सपोर्ट है, दो तीसरा कोई फ्री है, तो टोटल अगर हम यहाँ पे कोई मोमेंट अप्लाई करते हैं 100, तो ये तीनों पे अप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। 100 में से ये इस पे कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, इस पे कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, इस पे कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस। स्टिफनेस के लिए क्या यूज करते हैं हम, 4EI/L इफ फार एंड इज फिक्स, 3EI/L इफ फार एंड इज हिंज। तो अगर हिंज है तो इसकी स्टिफनेस 3EI/L, अगर फिक्स है तो 4EI/L, अगर फ्री है तो 0। ठीक है, और जिस रेशियो में स्टिफनेस होता है उसी रेशियो में इस पे मोमेंट ट्रांसफर होगा। टोटल मोमेंट जो इसका 100 है वो 100 ही ट्रांसफर होगा, इसलिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑलवेज एट अ जॉइंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन अ कॉलम एनालॉजी मेथड। कॉलम एनालॉजी मेथड सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है, एक फोर्स मेथड है। कॉलम एनालॉजी मेथड फोर्स मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, मोमेंट को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम किसी कॉलम को या बीम को हम एनालाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर कोई फिक्स बीम है, अगर कोई फिक्स बीम है और यूडीएल लोड लगा हुआ है, हमें इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है, फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट कितना है, स्पैन मोमेंट कितना है। तो इसको हम टू पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले हम फिक्स सपोर्ट को हटा देंगे और सिंपली सपोर्टेड बीम मान के इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जो कि W²/8 होता है। और एनालॉगस बीम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड एनालॉगस बीम। विड्थ इसका इक्वल होता है 1/EI के बराबर। तो एनालॉगस बीम जो हम बनाते हैं जो कि फ्री ऑफ लोडिंग होता है, जिसपे लोडिंग की वैल्यू M/EI होता है। M/EI दैट मीन्स WL²/8EI हो जाएगा यहाँ पे M/EI। और नीचे से रिएक्शन बनाते हैं किसका, फुटिंग से। तो जो फुटिंग से रिएक्शन आता है वो हम यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन बनाते हैं, जिसे हम फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी जानते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया और बीम को हमने फ्री कर दिया, तो इसे कहते हैं एनालॉगस बीम। तो एनालॉगस बीम का इसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ द एनालॉगस बीम। अब देखिए इसकी स्पैन L है, इसकी विड्थ होती है हमेशा, विड्थ ऑफ द एनालॉगस बीम इज 1/EI। तो अगर हम एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का तो L/EI हो जाएगा, तो L/EI। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर अ सिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च, इफ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल्स हॉरिजॉन्टली देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। देखिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पैराबोलिक आर्च है। इस केस में क्या होता है, सिंपल सा अगर हम H की बात करें, H का फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन ऑफ m-y dx डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ y² dx प्लस k इज द, और डेल हम मान लेते हैं यहाँ पे। डिफ्लेक्शन जितना भी हो रहा है उतना अमाउंट डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। तो जैसे डिनोमिनेटर में ऐड होगा थ्रस्ट की वैल्यू घटेगी। ठीक, इन अ सिंगल रोलिंग लोड रोल्स फ्रॉम A टू B, कोई एक बीम है 15 मीटर का और एक सिंगल लोड एक्ट कर रहा है, सिंगल लोड मूव कर रहा है A टू B। इफ द रोलिंग लोड इज 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन लोड दिया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। तो बहुत सिंपल है, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस हो गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा, जब ये सेंटर में होगा। सेंटर में अगर है तो उस समय हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है PL/4, P यहाँ पे कितना है 8, L कितना है 15, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा 30 किलो न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए दो प्रकार के मेथड होते हैं स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। फोर्स मेथड, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको नाम तो जरूर ही याद रखना, जितने भी फोर्स मेथड है या डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कौन कौन से मेथड्स फोर्स मेथड के अंतर्गत आते हैं, कौन से मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड में आते हैं, इनके नाम आपको जरूर याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा है इसमें, कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, अननोन्स, इसमें क्या होता है, थीटा की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू, ये सब अननोन्स होते हैं। देखिए
moment distribution method, slope deflection method, Carney's method, these all are, or equilibrium method, these all are called displacement method. कॉलम एनालॉजी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? या फिर अभी जो हमने देखा कॉलम एनालॉजी मेथड, अब ये वही है कॉलम एनालॉजी मेथड, दीज ऑल आर फोर्स मेथड। इसका हम दूसरा नाम है कॉम्पेटिबिलिटी मेथड। जैसे इक्विलिब्रियम मेथड आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड में, तो कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो कॉलम एनालॉजी मेथड इज अ फोर्स मेथड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? देखिए एक बात समझिए, जो मेथड हमने डिस्कस किया अभी, एक तो फोर्स मेथड और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड, इन दोनों का यूज पूछा है कि कब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, और कब हम फोर्स मेथड यूज करते हैं स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड इज मोर यूजफुल व्हेन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज लेस देन डिग्री ऑफ, तो अगर ds की वैल्यू, अगर ds की वैल्यू ग्रेटर हो dk से, स्टैटिक इंटरमिनेसी की वैल्यू काइनेमेटिक इंटरमिनेसी से ज़्यादा हो, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं, और अगर डीके की वैल्यू ज़्यादा हो ds से, तो हम फोर्स मेथड यूज़ करते हैं। सिंपल सा ये कंडीशन होता है, बस यही इसमें इन दोनों ऑप्शन में बोला गया कि फोर्स मेथड हमें कब यूज़ करना है, जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिनेसी इज लेस देन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंटरमिनेसी, दैट मीन्स डीके इज ग्रेटर देन ds। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ यूनिट लोड इज कॉल्ड। क्या कह रहा है डिफॉर्मेशन? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है बट बहुत बार पूछा जाता है, डिफॉर्मेशन का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और डिफॉर्मेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टिफनेस इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफनेस क्या बताता है? किसी भी स्ट्रक्चर कितना स्टिफ है व्हेन लोड इज अप्लाइड। लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। और इसका जस्ट उल्टा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी। और लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की जगह यहाँ पे लोड, और यहाँ पे लोड की जगह डिफ्लेक्शन कर देंगे, तो ये डेफिनेशन किसका होता है? स्टिफनेस का। इन अ रिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसको तो आप रट जाइए, में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूडीएल लोड है, रिंग बीम है, तो शियर फोर्स मिड स्पैन पे 0 होगा और टॉर्सन भी मिड स्पैन पे 0 होगा। ठीक है, शियर फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा मिड स्पैन पे, टॉर्सन भी मैक्सिमम नहीं होगा मिड स्पैन पे। नेक्स्ट है, दो बीम दिया हुआ है और कह रहा है कि आप दोनों के डिफ्लेक्शन और स्लोप के बीच में कंपेयर कीजिए, मैक्सिमम के बीच में। तो देखिए दोनों बीम अगर आप गौर से देखें तो आपको सेम ही नजर आएगा, एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ से रोलर तो है, लेकिन रोलर को वाई डायरेक्शन में लगाया गया है। तो ये रोलर कैसे एक्ट करेगा? इधर की तरफ मूवमेंट को अलाउ करेगा, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ कैंटिलीवर बीम। बट यहाँ पे सपोर्ट है तो ये स्लाइडर की तरह बिहेव करेगा, स्लाइडर की तरह। यहाँ भी आप देखेंगे, अगर हाफ पोर्शन से इधर देखे तो ये स्लाइडर की तरह बन जाता है, और हाफ से इधर देखे तो ये भी सेम बनता है, कैंटिलीवर बीम विद अ स्लाइडर, क्योंकि इंटरनल हिंज है। तो इंटरनल हिंज क्या करेगा? मोमेंट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे स्लाइडर का वर्क काम करेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट है, इन अ बीम थियरी द थ्री मोमेंट इक्वेशन। थ्री मोमेंट इक्वेशन कब यूज करते हैं? कोई भी अगर थ्री स्पैन का बीम, मान लो कोई बीम ए बी सी है, तो इन तीनों के यहाँ पे मोमेंट के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्री मोमेंट इक्वेशन, और इसको यूज करके हम कंटिन्यूस बीम को एनालाइज करते हैं। इसके लिए जो जो अजम्पशंस हैं, ये सब अजम्पशंस हैं इसके, मैं आपको अजम्पशंस एक बार अवेयर करवा देता हूँ कि इसके अजम्पशंस क्या क्या है। तो थ्री मोमेंट इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट लिमिटेड टू एनी प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन पे एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी शेप का हो, या उसका शेप चेंज हो रहा हो, EI की वैल्यू चेंज हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वी कैन इवन अप्लाई थ्री मोमेंट इक्वेशन इन दैट केस ऑल्सो। देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, कह रहा है कि नहीं, अगर थ्री मोमेंट इक्वेशन तब भी एप्लीकेबल होता है अगर सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट भी हो रहा है, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें करना क्या होता है, एक एडिशनल इक्वेशन में एक टर्म ऐड हो जाता है, तो वी कैन स्टिल अप्लाई थ्री मोमेंट इक्वेशन इफ सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट इज देयर। नेक्स्ट इज द स्पैन्स आर इक्वल, नहीं ये भी जरूरी नहीं है, ये कोई भी स्पैन हो सकता है कि फर्स्ट स्पैन की लेंथ हो 3 मीटर, सेकंड स्पैन की लेंथ हो 5 मीटर। इट इज नॉट बाउंडेड टू स्पैन ऑफ द बीम। देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी सच एज हिंज विद इन द स्पैन। अब कह रहा है कि ये कंडीशन सही है, कह रहा है कि अगर डिसकंटिन्यूटी होगा किसी भी स्पैन के बीच में, इंटरनल हिंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोमेंट यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा होगा, और इसके लिए एम ओवर ई आई डायग्राम कंप्लीटली नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल हिंज क्या करता है, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू को 0 कर देता है, तो ये एम ओवर ई आई डायग्राम सही से नहीं बनेगा।
इसके लिए देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, ये इसका कंडीशन है कि कोई डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन इन द ऑप्शन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर वन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोनों ही मैट्रिक्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में मैं जरा आपको बताता हूँ। तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं। दोनों ही मैट्रिक्स का आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है। पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स किसके अंदर आता है, फोर्स मेथड के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आता है फोर्स मेथड के अंदर और स्टिफनेस मेथड आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर। दूसरा कि एडिशनल इक्वेशंस आर कॉल्ड कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये फोर्स मेथड है, तो हमने अभी पढ़ा था कि कॉम्पिटिबिलिटी बोलते हैं और इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों ही, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हो चाहे वो स्टिफनेस मैट्रिक्स हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं बिकॉज ऑफ द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, हेंस एलिमेंट्स आर सेम। क्यों होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि दोनों आई जे और जे आई दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल होते हैं और स्क्वायर सिमेट्रिक होते हैं, चाहे वो स्टिफनेस मैट्रिक्स हो चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हो। तीसरा क्या कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल पे हो, चाहे इस डायगोनल पे हो चाहे इस डायगोनल पे हो, नॉन प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों ही डायगोनल हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, निगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल देन अ लार्ज डिफॉर्मेशन विल अकर एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। ये कब एप्लीकेबल है कि अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टेबल कंडीशन। दोनों ही के लिए कंडीशन है कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टेबल। द लास्ट है, द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ये भी मैंने पहले ही बता दिया था आपको, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस में क्या रिलेशन होता है, कोरिलेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए दोनों ही इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये हो गया दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्टिफनेस स्क्वायर सिमेट्रिक मीन्स 2/2, 3/3, 4/4, ये हो गया स्क्वायर। और सिमेट्रिक मीन्स कि आई जे इज इक्वल टू जे आई, दैट मीन्स A112 इज इक्वल टू A21 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर बिलो द प्लेन ऑफ बैम्बूज ट्रस, ये ट्रस दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो आप यहाँ पे अगर मोमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा, आर बी इंटू हर एक मेंबर का लेंथ एल दिया हुआ है तो 2L माइनस पी इंटू 2L इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू क्या आएगी, आर बी की वैल्यू पी के बराबर आएगा डायरेक्टली। तो आर बी इज इक्वल टू पी, तो आर बी इज इक्वल टू आर बी या फिर वी बी, जो भी बोलिए आप इसको, इज इक्वल टू पी। तो आपको और कुछ फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली एक ही ऑप्शन से मिल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मोमेंट लीजिए आप, या फिर आप पी से पी को माइनस कर दो, तो दूसरा जो आर ए होगा वो पी माइनस पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल वर्टिकल लोड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द रिएक्शंस। सो आर ए विल बी, अगेन आप 0 कह सकते हो बिना कैलकुलेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक पोर्टल फ्रेम दिया हुआ है, यूडीएल लोड दिया हुआ है, कह रहा है इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा जॉइंट बी पे। तो जॉइंट बी चाहे जॉइंट सी, दोनों ही केस में अगर यहीं पे नीचे फिक्स सपोर्ट होता तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता, कुछ इस तरीके का। अगर ये फिक्स होता तो ऐसा बनता। ठीक है, अब ये हिंज है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो ट्रांसफर हो नहीं सकता, तो ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ से नीचे आ ही नहीं सकता। तो जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पैन पे ही होगा। तो ये, और यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो ये दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। और सिंपली इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो W²/8 के बराबर होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। इसकी सिंपली वैल्यू W²/8 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे ये हिंज है और ये रोलर है, इसलिए यहाँ पे 0। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ सस्पेंशन ब्रिज केबल इज यूज टू सस्पेंड द ब्रिज डेक। अभी देखिए सस्पेंशन ब्रिज का क्या पिक्टोरियल व्यू होता है, यहाँ पे अबटमेंट होते हैं दोनों एंड पे, और ये जो स्टिफनर है, स्टिफनिंग गर्डर है जिसपे व्हीकल ट्रेवल करता है, ये सपोर्ट होता है केबल्स के द्वारा।
ये केबल से सपोर्टेड होता है। तो केबल क्या करता है अल्टीमेटली, ये जो मेन केबल है ये लोड कैरी करता है किसका, गर्डर का, जो ट्रैफिक को कैरी करता है उसका लोड कैरी करता है। तो ये केबल्स इस पे किस तरह से लोड एक्ट करता है, यूडीएल की तरह, और ये केबल इसको टेंशन के थ्रू ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये लोड जो है वो यूडीएल एक्ट करता है और केबल इसको अल्टीमेटली टेंशन से ट्रांसफर करता है दोनों एंड्स पे, दोनों अबाटमेंट्स पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है अब कि नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए ये सब सारे अजम्पशंस हैं। बेंडिंग मोमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सस्पेंडर टू द केबल रिजिडली, कह रहे हैं नहीं। ये अजम्पशन में कहता है कि फ्लेक्सिबल। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सस्पेंडर टू केबल रिजिडली नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी से ट्रांसफर करता है। तो रिजिडली का यहाँ पे कोई केस ही नहीं है। केबल इज इनएक्सटेंसिबल, राइट, क्योंकि केबल जो हम एनालाइज करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि केबल की लेंथ नहीं बढ़ने वाली, सो दैट माइनर चेंज ऑफ द लेंथ कैन बी इग्नोर्ड। तो ये अजम्पशन है, अगर कोई ऐसा होता भी है माइनर चेंज इन लेंथ, so for the design purpose we can ignore that. So this is again the assumption while we are designing cable and suspension bridge. The cable are considered to carry UDL load, right, हमने अभी डिस्कस किया। The shape of the cable which they take in resisting loads are funicular। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि अगर लोडिंग अगर अप्लाइड है केबल पे तो कौन सा शेप अटेन करता है, तो फेनिकुलर शेप अटेन करता है। और अगर पूछेगा कि सेल्फ लोड तो कैटरनी शेप अटेन करता है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सेल्फ लोड जब एक्ट करता है तो उस समय जो शेप ऑब्टेन करता है वो केबल, उसको क्या कहते हैं, कैटरनी शेप कहते हैं। और अगर लोडिंग अप्लाइड है उस समय जो शेप अटेन करता है उसको बोलते हैं फेनिकुलर शेप। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ गलत है स्टेटमेंट 1 कि यहाँ पे रिजिडली नहीं, यहाँ पे फ्लेक्सिबली आना चाहिए। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर मैंने बताया था आपको कि 180, 350 एंड 400, ये तीन है टेंशन मेंबर के लिए। और कंप्रेशन मेंबर के लिए 180, 250 एंड 300। ये दोनों है डेड लोड की वजह से, ये दोनों है अदर देन डेड लोड, दैट मीन्स विंड और अर्थक्वेक लोड, और ये है अल्टीमेट वैल्यू, मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो इसमें क्या पूछा, टेंशन मेंबर, तो सिर्फ ये वाला, ये है टेंशन मेंबर। सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, अभी इसमें क्या गया, विंड लोड, तो ये वाला आ जाएगा सिंपली। अगर पूछा हो तो ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड तो 180, विंड लोड पूछा है 350, अगर पूछा होता ऑलवेज इन टेंशन तो 400। ठीक है, सिमिलरली हो गया कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 350। नेक्स्ट चलते हैं, डाया ऑफ द बोल्ट इज यूजुअली टेकन एज, बोल्ट का डाया, बोल्ट होल का डाया कितना लेते हैं, तो पुराने कोड की बात करें 1984 एस 800 1984 की, तो उसमें क्लियर है नॉमिनल डाया प्लस 1.5 मीटर। बट अगर 2007 वाले की बात करें तो 14 to 16 mm 1 mm इंक्रीज करेंगे, 16 to 24 mm 2 mm इंक्रीज करेंगे, एंड मोर देन 24 mm 3 mm इंक्रीज करेंगे टू गेट द होल डाया फ्रॉम नॉमिनल डाया। लास्ट क्वेश्चन, द slenderness रेशियो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ। कोई कॉलम है और ये 4 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी सपोर्टिंग दोनों तरफ से है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। इसमें कंफ्यूजन सिर्फ आपको यही हो सकता है, कई बार यहाँ पे ऑप्शन में इनफाइनाइट भी दे सकता है, तो इनफाइनाइट नहीं होता क्योंकि 0 जब तक नीचे नहीं आएगा इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो इसलिए 0 हमेशा ऊपर आता है। रेडियस ऑफ जायरेशन तो 0 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज हैव सम वैल्यू, बट यहाँ पे एल ई की वैल्यू 0 हो जाने की वजह से लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ डाउट है, कुछ और जानना चाहते हैं वो भी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।